आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटी क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। अगर मैं इसको समराइज करूं तो हमारा जो पार्ट 1 था उसमें मोस्ट ऑफ दी सवाल जहां से आने के चांसेस होते हैं वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन, जहां पे हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कंसीडर किया। लेकिन आज का ये पार्ट 2 क्यों? हमने अभी तक तो ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा जिसको हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया हो, चाहे वो हमारे पास मैटर इन आवर सराउंडिंग हो, इज मैटर अराउंड अस प्योर हो, या फिर फिजिक्स में मोशन हो, या फिर लॉज ऑफ मोशन हो। लेकिन ग्रेविटेशन को हम पार्ट 1 पार्ट 2 में क्यों डिवाइड कर देते हैं, तो इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने वैसे पहले भी बताया था आप लोगों को कि जो ग्रेविटेशन पार्ट 1 है और जो ग्रेविटेशन पार्ट 2 है ये आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। एक का टॉपिक आपस में मिल जाए तो अलग बात है, बट ओवरऑल इसको अलग चैप्टर बनाया जा सकता है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम लोग मेजरली बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ फ्लोटेशन के ऊपर। चीजें तैरती कैसे हैं, क्यों हैं, जो चीज तैर रही हैं उनको डुबाया कैसे जा सकता है, और जो चीजें डूब रही हैं उनको तैराया कैसे जा सकता है, इसके ऊपर ये चैप्टर होने वाला है। यानी बहुत अलग कंसेप्ट है ये, इसको एक अलग टॉपिक भी बनाया जा सकता है। सेकेंडली ये आज से कुछ 2-3-4 साल पहले एग्जाम में आता भी दो हिस्सों में ही था। जब हमारे पास टर्म 1 टर्म 2 आए थे कोविड के कुछ दिनों में, तो तब ये टर्म 1 में ग्रेविटेशन पार्ट 1 यानी मास एंड वेट तक आता था, और पार्ट 2 अगले में टर्म 2 में। टर्म 1 टर्म 2 का मतलब है जब टर्म 2 के पेपर में टर्म 1 का सिलेबस नहीं आता था। अब तो फाइनल एग्जाम में सभी आएगा, और अभी भी आप में से बहुत सारे बच्चों के और आपके मिड टर्म एग्जाम्स के अंदर मास एंड वेट तक ही आया, और बहुत सारे बच्चों का पूरा चैप्टर भी आया। बट ठीक है, अब आज हम लोग ग्रेविटेशन पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं। इसका नाम ग्रेविटेशन नहीं होना चाहिए था, इसका नाम होना चाहिए था चैप्टर का नाम फ्लोटेशन, और कई किताबों ने इसका नाम क्या ही दिया है, फ्लोटेशन ही दिया है। जो जो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं प्रॉपर, ऑब्वियस बात है, उन्होंने तो इसको नाम ग्रेविटेशन ही दिया है, बट बाकी सारे बोर्ड्स की किताबों में इसका नाम फ्लोटेशन भी देखने को मिलता है। चलो आओ, तो इस चैप्टर की शुरुआत, इस चैप्टर के नेक्स्ट हाफ की शुरुआत होती है एक टॉपिक से जिसका नाम है प्रेशर। लेकिन प्रेशर को पढ़ने से पहले आपको एक और चीज पढ़नी होगी, और वो क्या है, थ्रस्ट। अब ये थ्रस्ट क्या होता है आओ जरा समझें। तो थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? थ्रस्ट का मतलब होता है एनी फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ऐसी कोई भी फोर्स जो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलरली लग रही हो। इसका क्या मतलब है? लेट अस सपोज यहां पे एक सरफेस है, एक टेबल इमेजिन कर लीजिए आप, कोई टेबल है, कोई फ्लोर है। अब उस फ्लोर पे आप कुछ मल्टीपल फोर्सेस लगाते हो। मान लेते हैं एक फोर्स आप लगाते हो ऐसे, जो कि है हमारे लिए F1 फोर्स है। क्या ये फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर है? आंसर है नहीं। अगर आप ये वाला एंगल नापते हैं या ये वाला एंगल नापते हैं, दोनों ही एंगल 90 डिग्री नहीं है। परपेंडिकुलर कब होगी? जब एंगल उसका सरफेस से कितना डिग्री का बन रहा होगा, 90 डिग्री का। ऐसे अगर मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास एक और फोर्स है जो कि लेट से ये है, तो ये वाली फोर्स आप देख सकते हो कि हमारे सरफेस से लगभग 90 डिग्री पे गिर रही है, जो कि F2 है। और अगर मैं यहां पे एक और फोर्स बनाता हूं, लेट से ऐसे गिरने वाली, थोड़ा और एंगल अगर बढ़ा दे, तो ये वाली फोर्स भी एक सर्टेन एंगल जो है वो बना रही है, चाहे वो ये वाला एंगल हो चाहे वो ये, बट वो एंगल 90 नहीं है। और ये फोर्स हो गया हमारे पास F3। तो F1 F2 F3 में से आप कह सकते हैं कि जो F2 है इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, हेंस इट इज थ्रस्ट। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि थ्रस्ट कुछ नहीं है, थ्रस्ट एक स्पेशल प्रकार की क्या ही है, फोर्स ही है, जो कि बस सरफेस से क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी थ्रस्ट कुछ नई चीज नहीं है। थ्रस्ट किसका नाम ही है? फोर्स का नाम ही है, जो फोर्स सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है, और कुछ नया नहीं है। तो अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इस जमीन पर खड़ा हुआ हूं तो क्या मैं थ्रस्ट लगा रहा हूं? यस, क्योंकि हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा है कि मेरा जो वेट है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लग रहा होगा। तो मैं सरफेस पे कैसे खड़ा हुआ हूं, परपेंडिकुलरली, तो मैं भी क्या अप्लाई कर रहा हूं, थ्रस्ट। जब आप चाकू से वेजिटेबल्स काटते हो तो भी आप क्या अप्लाई करते हो, थ्रस्ट। या फिर जब आप एक पिन को बोर्ड के अंदर घुसेड़ते हो तो भी आप क्या अप्लाई करते हो, थ्रस्ट। और थ्रस्ट जो होता है
वो क्या पैदा करता है? प्रेशर पैदा करता है। थ्रस्ट क्या पैदा करता है? प्रेशर। अब ये प्रेशर क्या चीज है? प्रेशर को हम हिंदी में कह देते हैं कि भैया दबाव कितना है, प्रेशर कितना है। लेकिन फिजिक्स में या मैथमेटिकली प्रेशर क्या है, आओ जरा समझे। लेट अस सपोज आपके पास यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और वो फोर्स कौन सी वाली फोर्स है भैया? परपेंडिकुलर फोर्स है। कौन सी फोर्स है? परपेंडिकुलर। यानी कि मैं इसे क्या भी कह सकता हूं? थ्रस्ट भी कह सकता हूं। तो ये जो थ्रस्ट है वो इस बॉक्स पे लग रही है, लेट से 90 डिग्री के एंगल पे, यानी कि परपेंडिकुलरली। अब ये जो बॉक्स है इसका यहां पे कुछ एरिया होगा, कुछ एरिया होगा। इस एरिया को हम कह रहे हैं ए एरिया। ये जो एरिया है वो है ए। तो प्रेशर कब पैदा होता है? जब आप एक पर्टिकुलर एरिया पे क्या अप्लाई करते हो? फोर्स अप्लाई करते हो। तो क्या पैदा होता है? प्रेशर। प्रेशर तभी पैदा होता है जब आप क्या अप्लाई करो? फोर्स। जैसे कि अगर मैं अगेन इस पोडियम पे खड़ा हुआ हूं तो क्या मैंने कोई प्रेशर अप्लाई किया हुआ है? बिल्कुल किया हुआ है। आप बेंच पे बैठे हो, आप बच्चे घर में कुर्सी पे बैठे होगे, बेड पे बैठे होगे, तो क्या आप कुर्सी पे, बेंच पे, बेड पे क्या अप्लाई कर रहे होगे? प्रेशर अप्लाई कर रहे होगे। बिकॉज आप एक पर्टिकुलर एरिया पे क्या अप्लाई कर रहे हो? फोर्स। तो एक गिवन एरिया पे जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या पैदा होता है? प्रेशर। लेकिन प्रेशर मैथमेटिकली क्या होता है? प्रेशर को डिफाइन कैसे करें? तो फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलरली पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। एक सरफेस है मेरे पास, उस सरफेस पे कितनी फोर्स लग रही है, वो भी कैसे? परपेंडिकुलरली। उसे हम बोलेंगे प्रेशर। मैथमेटिकली प्रेशर क्या होगा? मैथमेटिकली प्रेशर होगा फोर्स पर यूनिट क्या? एरिया। मुझे लगता है ये फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं है, शायद 7th 8th से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या रहता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन शर्त क्या है? वो फोर्स कौन सी फोर्स होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। शायद ये आपको नहीं पता था 7th 8th में। 7th 8th में बस आप ये बोलते थे कि फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। बट शायद ये आप नया जाने हो कि प्रेशर कब पैदा होता है? जब फोर्स परपेंडिकुलर। जल्दी बताओ, क्या F1 वाली फोर्स प्रेशर अप्लाई कर पाएगी? नहीं। क्योंकि वो क्या नहीं है? परपेंडिकुलर नहीं, क्योंकि वो थ्रस्ट नहीं है। ऑल्दो आप 11th क्लास में जानोगे कि F1 फोर्स जो है उसके हम दो टुकड़े कर सकते हैं। उसका कुछ हिस्सा नीचे की तरफ भी होगा। अभी मैं नहीं जाना चाहूंगा वहां। कोई बच्चा अगर पढ़ चुका हो तो उसको ना लग रहा हो कि मैं गलत कह रहा हूं, क्योंकि F1 जो है इसके हम दो टुकड़े कर पाएंगे। इसका कुछ हिस्सा इधर होगा और कुछ हिस्सा इधर होगा बड़े होके। तो ये वाला इसका कुछ हिस्सा प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, बट ये सारी की सारी F1 क्या अप्लाई नहीं कर सकती? प्रेशर। सारा का सारा F3 क्या अप्लाई नहीं कर सकता? प्रेशर। लेकिन क्या F2, पूरी की पूरी F2 क्या अप्लाई कर रही है? प्रेशर। मैं आपको समझाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं, सुनो। मान लो ये सरफेस है, और ये सरफेस है इसका 10 मीटर स्क्वायर का, मतलब इसका एरिया कितना है? 10 मीटर स्क्वायर। मैंने यहां पे अगर ऐसे करके फोर्स लगाई 100 न्यूटन, क्या लगाई? तो मैंने आपको प्रेशर का फॉर्मूला क्या बोला है? फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया कितना है? एरिया कितना है? 10। और फोर्स क्या हम 100 लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि ये 100 फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है। इसका कुछ हिस्सा होगा जो नीचे की तरफ होगा, जो आप 11th में निकालना सीखोगे। तो क्या मैं ऊपर 100 ले सकता हूं? नहीं, बिकॉज 100 फोर्स सारी की सारी क्या नहीं है? सरफेस से परपेंडिकुलर। हां, अगर एक ऐसी फोर्स, चलो इसको हटाते हैं, मान लो अब एक ऐसी फोर्स लग रही है जो नीचे की तरफ है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, और कितना है? 100। अब क्या यहां मैं 100 ले सकता हूं? यस, क्योंकि फोर्स क्या हो गई है? क्या हो गई है? तो प्रेशर निकालते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि भैया फोर्स कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। अब क्या हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि फोर्स परपेंडिकुलर है? नहीं, नहीं, आपको नहीं गिवन होगा। आपके लिए सारी फोर्सेज क्या होंगी? 9th क्लास में ऐसा होगा ही नहीं कि फोर्स परपेंडिकुलर ना हो। आपको सारी फोर्स क्या मान के चलनी है? परपेंडिकुलर, कि भैया हमने ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर लगाया। लेकिन बताना मेरा फर्ज है कि भैया परपेंडिकुलर फोर्स अगर नहीं है तो फिर यहां पे वो वाला ही कंपोनेंट आएगा जो परपेंडिकुलर है। क्या परपेंडिकुलर फोर्स को हम थ्रस्ट भी कह सकते हैं? तो हमारे पास इसका एक और फॉर्मूला आ जाता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। एक ही बात है, क्योंकि थ्रस्ट भी एक प्रकार से फोर्स ही है।
चलो आओ अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट के बारे में कि ये क्या एसआई यूनिट लेके बैठा है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, न्यूटन। और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी क्या हो गई भैया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या हो गई, पर मीटर स्क्वायर। लेकिन इसकी एक और यूनिट है और वो है पास्कल। क्या है भाई, पास्कल। ऑब्वियस सी बात है, पास्कल जी के नाम पे रखी गई। और जो भी यूनिट किसी के नाम पे रखी जाती है उसका पहला अल्फाबेट हमेशा क्या आता है, कैपिटल आता है, तो पास्कल। अब अगर मैं आपसे पूछूं 1 पास्कल का प्रेशर कैसे आएगा, बहुत एग्जाम में आता है भैया, 1 पास्कल प्रेशर कैसे पैदा होगा भाई। आओ जरा 1 पास्कल प्रेशर को समझते हैं। बेटा जब भी हम 1 पास्कल प्रेशर या 1 न्यूटन या 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या आगे जाके 1 वॉट ये सब डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो 1 पास्कल है या कोई भी चीज का जो 1 है वो बहुत छोटी यूनिट है या बहुत बड़ी है। अगर मैं आपसे पूछूं 1 मीटर बड़ा है या छोटा है जनरल डेली लाइफ में, तो आप कहोगे ना बहुत बड़ा है और ना ही बहुत छोटा है। लेकिन आपसे पूछूं 1 किलोमीटर तो आप कहोगे जनरली काफी बड़ी यूनिट है ये। मैं आपसे पूछूं 1 सेंटीमीटर छोटी है, 1 माइक्रोमीटर और छोटी है, 1 नैनोमीटर बहुत छोटी, 1 लाइट ईयर बहुत बड़ी है। 1 लाइट ईयर का मतलब होता है एक साल में लाइट कितना चलेगी उस डिस्टेंस को बोलते हैं 1 लाइट ईयर। तो स्टार्स का डिस्टेंस लाइट ईयर में निकालते हैं धरती से या किसी भी जगह से। ऐसे में आपको पूछूं टाइम की यूनिट, मिली सेकेंड बहुत छोटी है, सेकेंड छोटी है, मिनट ठीक है, आवर्स थोड़ी सी बड़ी है, डेज मंथ सेंचुरी डेकेड्स बहुत बड़ी यूनिट्स है। तो आपको क्योंकि आप इन यूनिट्स को जानते हो पहचानते हो। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं पास्कल, 1 पास्कल एक बड़ी यूनिट है छोटी है, आओ जरा समझे। पहली बात तो 1 पास्कल कब आएगा, व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स is applied on area of 1 मीटर स्क्वायर। जब 1 न्यूटन की फोर्स आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे अप्लाई करोगे तो प्रेशर 1 पास्कल आ जाएगा, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर आप 1 न्यूटन की फोर्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे लगाओगे तो कितना प्रेशर डेवलप होगा बेटा, 1 पास्कल। अब आपको सोचना है 1 पास्कल का मतलब है अच्छा 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 1 न्यूटन की फोर्स लगाना। अब आप सोचो कि 1 पास्कल एक छोटी यूनिट है या बड़ी यूनिट है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, आप लोग सोच के बताओ 1 पास्कल छोटा है या बड़ा है, बताइए। छोटा है, सब छोटा कह रहे हैं यहां। आई होप आपने भी सोच लिया, घर बैठे बच्चों ने भी। तो आंसर है 1 पास्कल एक काफी छोटा प्रेशर है, काफी छोटा प्रेशर है। कैसे, इसको कैसे समझे हम, आओ पहले समझना होगा 1 मीटर स्क्वायर कितना होगा। अगर ये बोर्ड आपको दिख रहा है तो लगभग लगभग इस पॉइंट से लेके यहां तक 1 मीटर मान लेते हैं, थोड़ा ज्यादा कम भी हो सकता है, ऑब्वियसली बात है, मैंने तो नाप नहीं रहा हूं, बट ये 1 मीटर ठीक है ना। तो ये 1 मीटर की एक लेंथ हो गई लगभग। अब ये 1 मीटर भी हो गया, तो ये जो स्क्वायर मैं बना रहा हूं ये हो गया 1 मीटर स्क्वायर। कितना हो गया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया ये बोर्ड। ये जो मैंने मार्क किया है ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया हो गया, लगभग लगभग मान के चलते हैं। तो यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया इतना हो गया। अब 1 न्यूटन कितना होता है पिछले पार्ट में यानी मास एंड वेट से पहले पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैं अगर जमीन पे खड़ा हुआ हूं और मेरा वजन अगर 80 किलो है तो मैं 800 न्यूटन लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं, तो सोचो अगर मेरे खड़े होने से 800 न्यूटन लग रही है तो 1 न्यूटन कितना छोटा होगा। 1 न्यूटन का मतलब है किसी ने उसके ऊपर 0.1 केजी का मास रख दिया, यानी 100 ग्राम का वजन। सोचो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितने ग्राम का वजन रखा हुआ है, 100 ग्राम। 100 ग्राम कुछ नहीं होता, मेरी चीची उंगली ने हल्का दबा दिया, बस इतना इतना होता है 100 ग्राम। तो अब आप बताओ इतने बड़े एरिया पे 1 न्यूटन की फोर्स लगेगी तो 1 पास्कल प्रेशर पैदा होगा। तो 1 पास्कल छोटा है या बड़ा है, बहुत छोटा प्रेशर हो गया, क्योंकि इतने बड़े एरिया पे सिर्फ 1 न्यूटन की फोर्स लग रही है और 1 न्यूटन की फोर्स फूंक मारोगे तो लग जाएगी। द पॉइंट इज कि 1 पास्कल एक बहुत छोटा प्रेशर है, बहुत छोटा प्रेशर है, यह बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। बट है तो प्रेशर, ठीक है। अब प्रेशर के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, मैंने आपको बताया हुआ वन शॉट में हम लोग न्यूमेरिकल्स नहीं करते,
बट हाँ, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत इजी है, हम जल्दी कुछ सेशंस लाएंगे जहां पे हम न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन बहुत बेसिक न्यूमेरिकल होंगे जहां पे आपको फोर्स दे रखी होगी या एरिया दे रखा होगा, प्रेशर निकालना होगा, या फिर उल्टा होगा, प्रेशर दे रखा होगा, एरिया दे रखा होगा और फोर्स निकालना होगा। लेकिन इनको न्यूमेरिकल में एक कंफ्यूजन हमेशा बच्चा फेस करता है, वो क्या है? अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक एरिया है जो कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना है? पहली बात तो आपको इसे कन्वर्ट करना होगा किसमें? मीटर स्क्वायर में। और फिर बोलते हैं कि इसके ऊपर हमने एक 5 किलो का ऑब्जेक्ट रख दिया, तो बताओ प्रेशर कितना लगेगा? मैं आपको क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, बस समझा रहा हूं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। अब एरिया तो आपको सीधा सीधा गिवन है, कितना? 10, और ये किसमें है? सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ऊपर तो हमें फोर्स चाहिए होती है, लेकिन यहां तो हमें मास दे रखा है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो फोर्स होती है, क्या वो उसका वेट होता है? अगर बोला होता कि मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा दी 1000 न्यूटन की, तो ऊपर सीधा क्या आ जाता? 1000। लेकिन यहां पे हमने फोर्स नहीं लगाई है, हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो क्या इस बार वो ऑब्जेक्ट फोर्स लगाएगा? और वो ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगाता है वो क्या बोलते हैं? उसको वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और वेट का फॉर्मूला हम सबने पढ़ रखा है पिछले चैप्टर में, मतलब पार्ट 1 में, जो कि है mg। क्या है? तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो उस केस में फोर्स किसके बराबर हो जाएगी? वेट के। m कितना है इसका? 5। g अगर 10 भी ले ले मान लो, तो बस हो गया सवाल। यानी ध्यान रखना, या तो क्वेश्चन में बोल रखा होगा कि भैया फोर्स अप्लाई की है, या बोल रखा होगा एक ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर रख दिया। अगर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया तो कितना प्रेशर लगेगा? जो कितनी फोर्स लगेगी? जो उसका वेट होगा। लिख लीजिए कहीं पे नोट का पॉइंट सब बच्चे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन अ सरफेस, when object is kept on a surface, then force applied is equals to weight of the object. When object is kept on the surface, then force applied is equals to weight of the object. Weight of the object. Force applied is equals to weight of the object. ठीक है। अब यहां पे अगर हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला आ चुका है, यहां पे बेटा ध्यान रखना है कि एक सवाल पेपर में बनता है इससे। प्रेशर का फॉर्मूला हमें मिल चुका है फोर्स अपॉन में एरिया। तो अगर मैं मैथ्स फॉलो करके बात करूं तो इस फॉर्मूले से जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है? एरिया। यानी प्रेशर एरिया से क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और अगर एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। सही है। इसका मतलब है कि अगर मैं अपने आप को 2 टांगों पे खड़ा करता हूं एज कंपेयर टू मैं एक टांग पे खड़ा हो जाऊं, तो एक टांग पे खड़े होने पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, क्योंकि मेरी क्या तो बराबर है फोर्स, लेकिन एक टांग का एरिया कम है और 2 टांगों का एरिया ज्यादा है। वहीं पे अगर मैं बेड पे लेट जाऊं, चलो एक कॉमन सेंस सवाल पूछता हूं, आप बेड पे लेटे हुए हो, आप बेड पे खड़े हुए हो, आप बेड पे एक टांग पे खड़े हुए हो, आप बेड पे एक टांग पे हील पहन के खड़े हुए हो, तो सबसे ज्यादा इंप्रेशन, शेप चेंज गद्दे की कब होगी? लेटे हो तो सबसे ज्यादा एरिया है, प्रेशर सबसे कम है। 2 टांग पे खड़े हो, एक टांग पे आ गए और हील पे आ गए, हील पे आ गए तो एरिया सबसे कम है, एरिया सबसे कम है तो प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा गड्ढा होगा गद्दे के अंदर। ठीक है ना? तो इसके ऊपर कुछ हमारी डेली लाइफ में एप्लीकेशन है, इसके ऊपर इतनी एप्लीकेशन है कि हम शायद पूरा दिन भी बात कर सकते हैं इसके ऊपर, मतलब पूरा दिन भी बात कर सकते हैं। आओ जरा समझें एरिया से कैसे कनेक्शन है, फिर कुछ 1-2 चीजें देखेंगे। हाउ प्रेशर इज कनेक्टेड टू एरिया। जैसे शार्प नाइफ कट्स बेटर देन ब्लंट नाइफ, यानी जो नया चाकू होता है वो बहुत अच्छे से काटता है क्योंकि वो शार्प होता है। आगे से शार्प होगा तो उसका एरिया क्या होगा? कम। एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, चीजें आसानी से कटेंगी। इसलिए आपने देखा होगा कि पहले, अब तो खैर नहीं होता, लेकिन पहले चाकू की धार बनाते थे लोग। अभी भी क्या होता है, कई लोग जो कसाई होते हैं, मतलब जो बुचर लोग होते हैं, उनके पास एक एल्यूमिनियम की रॉड होती है और वो चाकू पे ऐसे रगड़ते रहते हैं उसको, ताकि उसका क्या कम हो जाए? एरिया। एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, चीजें आसानी से कटेंगी। लेकिन ब्लंट नाइफ जो होता है, जो पुराना हो जाता है, जो आगे से मोटा हो जाता है, उसका एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से
प्रेशर कम हो जाता है और चीजों को काटना मुश्किल हो जाता है। कैमल जो होते हैं उनके पैरों का एरिया काफी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल एनिमल, और यही रीजन है कि वो मिट्टी पे आसानी से चल पाते हैं, बिकॉज एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। वहीं पे आप लोग अगर हील पहन के या नॉर्मल जूते पहन के भी मिट्टी में चलोगे तो आपके लिए मुश्किल है रेगिस्तान में, क्योंकि वहां पे एरिया बहुत कम है और प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपके पैर धंसेंगे। ट्रैक्टर जो होते हैं जो खेतों में काम करते हैं उनका टायर का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? ताकि एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो इजीली या फंसोगे नहीं मिट्टी में, है ना। हाँ, जो कीले होती हैं और जो निडल्स होती हैं उनका आगे से एरिया, अच्छा मान लो एक सुई है जो कि इतनी मोटी आगे से, और उससे आपको मुझे इंजेक्शन लगाना है, आपकी बॉडी में इंजेक्ट करना है कुछ, और उसको आपकी बॉडी में घुसेड़ना कितना मुश्किल होगा सोचो। पहले तो यहाँ लाभ ऐसे घुसेड़ रहा है डॉक्टर, और फिर ऐसे करके हथौड़े से मार रहा है, नर्स लाते मार रही है, तो वो घुसेगा ही नहीं अंदर, क्योंकि उसका एरिया बहुत ज्यादा होगा, और अगर घुस भी गया तो चोट बहुत लगेगी आपको, बिकॉज फोर्स बहुत ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी तब जाके वो इंसर्ट होगी। लेकिन अगर उसका एरिया बहुत कम हो तो बहुत आसानी से, आपने देखा होगा कहीं कहीं एक्सपीरियंस नर्सेस ऐसे पकड़ती हैं सुई को और ठक करके काट देती हैं। ठीक है, कहीं कहीं नहीं होती हैं, बट कहीं कहीं मैंने देखा है भाई साहब मजा आ जाता है, मतलब नर्स को देख, अबे यार सुई को देख के कि भाई वो ऐसे पकड़, मैंने खुद देखा हुआ है, मतलब मेरे को भी लगाई थी, ऐसे पकड़ती हैं सुई और ठक करके लगाती हैं, ऐसे बस छोड़ देती हैं ऐसे, वो उसकी तरह डांट की तरह ऐसे। इतना एक्सपीरियंस है क्योंकि उसका एरिया बहुत क्या है, कम है, तो प्रेशर बहुत ज्यादा है। स्कूल बैग्स जो होते हैं उनके स्ट्रैप्स बहुत चौड़े होते हैं, आप सबके स्कूल बैग स्ट्रैप्स चौड़े हैं, एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। और ऐसे ही फलाना ढमकाना कि अगर आप मार्बल के फ्लोर पर नंगे पैर चल रहे हो तो कुछ नहीं होगा, वहीं पत्थर पर चलोगे तो चुभेंगे ना, क्योंकि पत्थर के शार्प एजेस होते हैं, एरिया क्या होता है कम, तो प्रेशर ज्यादा लगता है। और ऐसे ही हजारों लाखों एप्लीकेशन। अब उसके ऊपर एक दो चीजें देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो, ये हमारे पास क्या है, खीरा। 2-2 लीटर की 2 बॉटल्स हैं, है कि नहीं है? 4 किलो वजन हो गया। लेकिन ये हमारे पास क्या, इसका एरिया ज्यादा है? लोहे के बाहर देख रहे हो, इसका एरिया क्या है? अगर मैं देखो, अगर मैं इस खीरे को ऐसे उठाता हूं इस बड़े एरिया से, तो ये देखो क्या खीरे पे कुछ इफेक्ट पड़ रहा है? ओ भाई बोलो क्यों? क्योंकि इस कपड़े का एरिया क्या है, अभी आपको इस खीरे पे कोई निशान नहीं दिख रहे होंगे, इसकी वजह से तो, कपड़े की वजह से तो नहीं दिख रहे होंगे। लेकिन अगर मैं इस खीरे को इससे उठाता हूं, तुम्हारी आवाज से मैं ज्यादा डरा हूं। तो बेटा आपके घर में मेहमान आने हो और आपको खीरा काटना हो तो ऐसे हम खीरा काट सकते हैं। और एरिया कम हो गया, एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज्यादा। देखो हम मल्टी कलर बैलून्स लाए हैं बेटा, एक कील है। अब इस कील के ऊपर मैं नहीं, ये क्योंकि बेटा ऐसे तो आपको लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूं। कितने गंदे हाथ लोग हो यार, तुम्हारा टीचर तुमसे झूठ बोलेगा? क्या हम ऐसा कहते हैं रखते ही फट गया? बेटा आप इसके स्ट्रक्चर पर मत जाना, बहुत मुश्किल ठोकी है मैंने इसमें कीलें, ठीक है? तुम्हें लग रहा है कि किसी कारपेंटर के हाथ की सफाई है? घबराने वाली बात नहीं। हाँ अच्छा देखो मेरे पास यार डर लगता है बंदे को यार। अच्छा ऐसा करते हैं यार, हमें इसके हाथ पे चोट ना लग जाए, उल्टा करते हैं ताकि अगर चोट लगे भी तो मेरे को लगे, सैक्रिफाइस करोगे तो मैं करूं। प्लीज रोना मत बच्चों, इधर आओ। अच्छा देखो आप मेरी बात तो सुनो यार तुम रुकते ही नहीं हो। अच्छा देखो ये दब रहा है लेकिन ये फूटेगा, मैं फाड़ के आया हूं घर में 4 यार। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रेशर तो समझ गए क्या है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि प्रेशर अप्लाइड बाय फ्लूइड्स क्या होता है। देखो हमने अभी प्रेशर, जो भी मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिए, चाहे वो मिट्टी पे चलना हो, बर्फ पे चलना हो, कीले हो, वो सारे सॉलिड्स के एग्जांपल थे। हमने अभी तक फ्लूइड की बात नहीं की। फ्लूइड याद है आप सबको, चैप्टर 1। फ्लूइड का मतलब होता है हमारे लिए कौन, लिक्विड्स एंड गैसेस। वैसे फ्लूइड्स का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो बह सकती है, जो फ्लो कर सकती है, उन्हें हम लोग क्या कह देते हैं, fluids. Any matter which can flow and liquids and gases can flow, solids cannot flow. तो fluids. अब जो liquids और gases होती हैं, यानी कि जो fluids होते हैं, उनके प्रेशर और solids के प्रेशर में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है? तो आंसर है, बड़ा ध्यान से सुनने वाली बात है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक
या इस बेंच की बात कर लेते हैं, आपके घर में पड़ी हुई टेबल की बात कर लेते हैं, आपके घर में पड़े हुए एक गैस के सिलेंडर के बारे में बात कर लेते हैं। एक गैस का सिलेंडर जो है, सिलेंडर, उसके अंदर की गैस नहीं, सिलेंडर कहां पे प्रेशर लगा रहा है? तो आंसर है जमीन पे, जहां पे उसे रखा गया है। इमेजिन करो कि आपने एक सिलेंडर को, ये किचन है आपकी, और आपने सिलेंडर को एकदम यहां पे कोने पे रखा हुआ ऐसे करके, तो क्या वो साइड वाली दीवार पे प्रेशर लगा रहा होगा? अरे बोलो, नहीं लगा रहा होगा। लेकिन क्या वो नीचे इस वाले एरिया पे प्रेशर लगा रहा होगा? हाँ, बिकॉज सॉलिड्स कैन ओनली अप्लाई प्रेशर ड्यू टू देयर वेट, एंड वेट इज परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स। दैट इज वाई सॉलिड्स हमेशा प्रेशर कहां लगाते हैं? नीचे की तरफ। मैं इस वक्त कहां प्रेशर लगा रहा हूं? नीचे। ये बेंच कहां लगा रहा है प्रेशर? नीचे की तरफ, साइड में नहीं लगा रहा है। लेकिन जो फ्लूइड्स होते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, उनके पार्टिकल्स रैंडमली भाग रहे होते हैं इधर उधर, जिसकी वजह से वो कंटेनर की दीवारों पे हर डायरेक्शन में क्या अप्लाई करते हैं? प्रेशर। एक सिलेंडर जो है, उसके अंदर जो गैस है, जो आपके घर में एलपीजी का सिलेंडर आता है, मान लो, खैर अब तो बहुत हो गए घर में पाइपलाइन आ रही होगी, बट सिलेंडर सबने देखे हुए हैं ना? तो वो जो सिलेंडर होता है, वो उसके अंदर जो गैस है, सिलेंडर तो नीचे प्रेशर लगा, लेकिन उसके अंदर की गैस सिलेंडर पे कहां से प्रेशर लगा रही है? अगर सिलेंडर फटेगा तो कहां से फटेगा? कहीं से भी फट सकता है, बिकॉज वो गैस तो प्रेशर हर जगह लगा रही है। तो फ्लूइड्स यानी लिक्विड्स और गैसेस अप्लाई प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। अगर इस कमरे में पानी भरता गया भरता गया भरता गया, तो कहीं से भी छेद करके पानी बाहर निकल सकता है, क्योंकि वो फ्लूइड है, वो प्रेशर हर डायरेक्शन में अप्लाई करता है। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? ठीक है। अब जो फ्लूइड्स का प्रेशर होता है, क्या लिखा हुआ है देखो, पढ़े। एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स प्रेशर बिकॉज ऑफ देयर वेट, उनके वेट की वजह से। सिमिलरली सिंस फ्लूइड्स आल्सो हैव वेट, दस दे एक्सर्ट प्रेशर। ऑब्वियस बात है, वही प्रेशर लगाते हैं, बट फर्क क्या है? फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, ये हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाते हैं, ओवर द इनर वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। उनको जहां भी रखा जाएगा, वो वहां पे कंटेनर पे प्रेशर लगाएंगे। अब फ्लूइड्स के प्रेशर के बारे में एक बात और जाननी है, और वो क्या है कि प्रेशर बाय फ्लूइड्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डेप्थ। गहराई के बढ़ने से फ्लूइड्स का प्रेशर बढ़ता है। 11th क्लास में आप ये फॉर्मूला पढ़ोगे, अभी याद नहीं करना है, मैं स्टार बना रहा हूं। 11th क्लास में आप फॉर्मूला पढ़ोगे, जो प्रेशर बाय फ्लूइड्स होता है, उसका फॉर्मूला होता है रो जी एच। क्या होता है? हटा दूंगा मैं अभी। रो का मतलब डेंसिटी होता है, जो कि अभी हमने नहीं पढ़ा है, अगला टॉपिक है हमारा। जी तो आप सब जानते हो, छोड़ दो वो भी। किस पे ध्यान दो? एच पे। एच क्या है? डेप्थ है। क्या है? कितनी गहराई में, जितनी भी गहराई में जाओगे क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? गहराई पे जाने से प्रेशर बढ़ता है। आई होप आप सबको पता है, समुद्र के अंदर सबसे नीचे पानी का प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए सबमरीन्स नीचे जाती है तो खतरे में आ जाती हैं, इंप्लोड हो सकती हैं। आपको सबको पता है टाइटैनिक वाला एक सीन क्या हुआ, टाइटैनिक वाला कह रहा हूं, जो सबमर्सिबल थी टाइटन, जो टाइटैनिक को देखने जा रहे थे, है ना, बड़ा फेमस केस हुआ था कि वो इंप्लोड हो गई थी। तो आसपास पानी का इतना प्रेशर है। चलो ठीक है, इतना मुश्किल एग्जांपल क्यों देना। आप सबको पता है कि अगर आपके घर में वाटर जग है, वाटर जग, नलका लगा होता है, खोलो पानी बाहर आए, अबे मयूर जग बोलते हैं लोग इसको। अब देखो क्या नाम पड़ा है मयूर जग। मयूर एक कंपनी का नाम था जिसने सबसे पहले जग्स बनाए थे, तो ये किस नाम से फेमस हो गए? मयूर जग। देखो भाई साहब, समझ रहे हो आप, ये नाम से फेमस हो गए। जैसे एम सील, अब एम सील तो एक ब्रांड का नाम है, जो है वो तो एपॉक्सी रेजिन्स हैं, गम्स हैं, पर वो नाम किससे फेमस हो गया? एम सील। मैगी, मैगी तो एक ब्रांड का नाम है। खाकर मैं आपसे पूछूं आप क्या खा के आए हो, आप बोलोगे मैं मैगी खा के आया हूं। अबे तुम कंपनी खा के आ गया पूरी, जो तू खा के आया वो तो नूडल्स है। मैगी तो उस कंपनी का नाम है, उस कंपनी का भी नहीं, उस ब्रांड का नाम है। तो बट वो इतनी फेमस हो गई है कि हमारे लिए नूडल्स का मतलब मैगी है। ऐसे ही आपको समझना है, मयूर जग एक कंपनी का नाम था, वैसे वाटर जग है, ठीक है। पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, नलके से पानी बाहर आ रहा है। जैसे जैसे ये पानी का लेवल कम होगा, नलके से पानी आने का जो प्रेशर है, जो स्पीड है, वो बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, कम होती रहेगी। और 9th क्लास में आपने एक एक्टिविटी एनसीईआरटी में कभी देखी हो, ऑल्दो 7th 8th में भी थी वैसे तो ये,
मैं आपको अभी ये दिखाने भी वाला हूं। मतलब हम लोग, अच्छा ये ऑनलाइन वाले बच्चों को बता दूं, हम लोगों ने ये एक क्लास लगा के सब इकट्ठा रिकॉर्ड कर लिया था, ताकि क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे क्लास बहुत गंदी हो जाती है और टीचर भी गंदा हो जाता है, तो हमने उसको इकट्ठा रिकॉर्ड किया था। हम बीच बीच में यहाँ पे लगा रहे हैं उसको आपको समझाने के लिए। अब ये हमारे पास एक क्या है, कंटेनर है। अगर मैं इस कंटेनर में एक फ्लूइड भरता हूं, बेटा जब भी हम फ्लूइड बोलते हैं ना तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, पानी आता है। पर ध्यान रखना है ये पढ़ाई इस पानी के लिए नहीं है, हर एक फ्लूइड के लिए है, चाहे वो शहद हो चाहे वो हवा ही क्यों ना हो। अब अगर मैं इसके अंदर अलग अलग लेवल पे 1 2 3 यहां पे छेद कर देता हूं, तो कौन से वाले छेद से पानी सबसे ज्यादा तेजी से बाहर आएगा, सबसे नीचे वाले से। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि नीचे वाले पे ऊपर प्रेशर, ऊपर पानी का जो कॉलम है वो ज्यादा है, और अभी हमने पढ़ा कि जितनी गहराई पे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा। तो इस वाले पानी पे, इस वाले पानी पे, इस वाले पानी पे प्रेशर सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से पानी सबसे तेजी से वहां से बाहर आ रहा है। समझे समझे। और यही रीजन है कि जो बांध होते हैं, डैम होते हैं, वो समुद्र के नीचे बहुत बड़े बनाए जाते हैं। ऊपर से भले वो दिखने में ऐसे होंगे, समुद्र 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 समुद्र, नीचे से वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होंगे, क्योंकि नीचे पानी का प्रेशर काफी ज्यादा रहता है। तो प्रेशर बढ़ता है गहराई के बढ़ने से। बात समझ में आई? मुझे लगता है सभी ने देखा हुआ, बट फिर भी आओ एक बार इसको देख लेते हैं। इस ढक्कन को खोल के इसको हम उल्टा करते हैं। जो सबसे नीचे वाला छेद है उसको आपको देखना है, और जो सबसे ऊपर वाला है उसको आपको देखना है कि क्या उनके पानी के फ्लो में आपको कोई फर्क दिखेगा या नहीं दिखेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये ढक्कन खोलते हैं पहले, मुझे लगता है। उसके बाद हम यहां से ये टेप निकाल देते हैं। आप बताओ क्या सबसे नीचे वाला सबसे दूर जा रहा है? yes, और ये ऊपर वाला भाई उनको तो दिख ही नहीं रहा। बेटा हम वीडियो भेज देंगे आपको, सॉरी आपको दिखना, बिकॉज दीवार भी व्हाइट है पीछे। अबे जल्दी बोलो यार। yes, इस बोतल के अंदर एक छेद यहाँ, एक छेद यहाँ, एक छेद यहाँ, एक छेद यहाँ। तो जब इसमें पानी भरा हुआ था तो इस वाले छेद पे, इस वाले छेद पे इतना सारा पानी का कॉलम था, तो वो सबसे ज्यादा क्या अप्लाई कर रहा था, प्रेशर। फिर इस वाले छेद की अगर बात करें तो इस वाले छेद पे इतना पानी का कॉलम था, तो रिलेटिवली कम प्रेशर, नीचे वाला पानी इस पे बाहर की तरफ प्रेशर नहीं लगा सकता। फिर तो ये वाला छेद था, इस पे इतना कॉलम प्रेशर लगा रहा था, और ये तो बहुत जल्दी रुक भी गया था बिकॉज पानी ही वहां पे खत्म हो गया। तो इस वाले छेद से सबसे ज्यादा दूर से क्या जा रहा था, पानी। क्यों? क्योंकि लिक्विड्स का, फ्लूइड्स का प्रेशर बढ़ता है डेप्थ के बढ़ने। भाई तो हमने देखा कि प्रेशर कैसे वेरी करता है, किसके साथ, डेप्थ के साथ। जितनी गहराई पे जाओगे प्रेशर जो है वो उतना ज्यादा बिल्ड होगा, और बड़े होके आप इसके और कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल फॉर्मूले। अच्छा इसमें से जो पानी बाहर आ रहा है इसकी भी वेलोसिटी का फॉर्मूला है, मतलब फिजिक्स में सब है भाई। इसका फॉर्मूला आएगा √2gh, क्या आएगा, 11th में आएगा, 11th में आएगा। तो मेरा बताना फर्ज है कि हम इन्हीं चीजों को हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और एक टॉपिक पर चलते हैं, विच इज डेंसिटी। अगेन ये डेंसिटी वर्ड आप लोगों ने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में ही सीख लिया था, बट थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। डेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं घनत्व, कोई चीज कितनी घनी है। अगर मैं आपको डेंसिटी को एक बड़े अच्छे एग्जाम्पल से समझाऊं कि आपके पास 3 कंटेनर्स हैं, इक्वल साइज, सब कुछ सेम है। आपने एक में डाला मिट्टी या नमक, एक में डाला आपने पानी, और एक में आपने हवा, ऑक्सीजन गैस या नॉर्मल खाली है यानी हवा है उसमें। तीनों में सबसे भारी कौन होगा, मिट्टी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेम वॉल्यूम में 2-2 लीटर की आपने 3 बॉटल्स ली थी कोल्ड ड्रिंक की, तो वॉल्यूम क्या थी, सेम, लेकिन फिर भी किसका मास ज्यादा है, सॉलिड का। तो डेंसिटी का मतलब होता है एक गिवन वॉल्यूम में आपके पास कितना मास है। यानी अगर मैं डेंसिटी को मैथमेटिकली समझाऊं तो डेंसिटी होता है किसी भी बॉडी का क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम, किसी भी बॉडी का मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि मान लेते हैं अगर एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास जिसकी वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब है, कितनी है, आई होप 10 सेंटीमीटर क्यूब समझते हो क्या होता है। 10 सेंटीमीटर क्यूब मतलब एक ऐसा क्यूब जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, नहीं 10 सेंटीमीटर नहीं है, सॉरी,
10 सेंटीमीटर अगर उसकी साइड हो जाएगी LBH, तो वो तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हाँ, तो 1000, अगर किसी क्यूब की साइड 10 सेंटीमीटर की है तो उसकी वॉल्यूम हो जाएगी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर किसी क्यूब की साइड 1 सेंटीमीटर है, कितनी है? 1 सेंटीमीटर है, तो उसकी वॉल्यूम हो जाएगी 1 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला पता है, साइड का क्यूब होता है। अरे बोलो। तो वॉल्यूम, मान लो किसी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम मेरे पास है 10 सेंटीमीटर क्यूब, और उस 10 सेंटीमीटर क्यूब में मान लेते हैं उसका वजन है 20 ग्राम्स, उसका मास है 20 ग्राम्स। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो वॉल्यूम कितनी आ जाएगी? 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर आप SI यूनिट्स में काम करोगे तो मास की SI यूनिट क्या आएगी? केजी, और वॉल्यूम की क्या आएगी? मीटर क्यूब, लीटर नहीं। लीटर SI यूनिट नहीं होती है, SI यूनिट मीटर क्यूब होती है। वो अलग बात है कि रोजमर्रा के जीवन में सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाले यूनिट लीटर है, बट लीटर SI नहीं है। आपने अपने जीवन में टेम्परेचर ज्यादा किस में यूज किया है? केल्विन या डिग्री सेल्सियस? बट वो SI यूनिट नहीं होती। आपने टाइम को ज्यादातर अपने डेली लाइफ में यूज किया आवर्स में, बट आर SI यूनिट नहीं है। तो वही समझना है आपको, ठीक है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला अगर मास अपॉन वॉल्यूम है, डेंसिटी को D से भी रिप्रेजेंट करते हैं और रो से भी। रो एक कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ ये रहा, ठीक है ना। हम डी से भी कर सकते हैं, अभी हम 9th में, लेकिन 11th में तो स्ट्रिक्टली आपको रो से ही करना होगा। मास के लिए हम क्या यूज करने वाले? M, और वॉल्यूम के लिए कैपिटल V होता है, स्मॉल v वेलोसिटी वगैरह होता है, तो इसलिए आप VOL भी लिख सकते हो। चलो अब जल्दी से बेटा आप लोग मन में सोच लो और आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दो इसकी SI यूनिट क्या होगी। SI बोल रहा हूं, SI। सोच लिया? पहली बात तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं है इसकी, ये तो कॉमन सेंस है, समझ गए होगे। मास अपॉन वॉल्यूम है। अब मास की यूनिट क्या होती है? केजी, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, तो इसकी SI यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब। क्या हो जाएगी? ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सॉलिड्स की डेंसिटी जनरली ज्यादा होती है, लिक्विड्स की कम होती है, और गैसेस की सबसे कम होती है। ऑल्दो एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर। अब आइस एक क्या है? सॉलिड है, लेकिन उसकी डेंसिटी वाटर से क्या होती है? कम, है ना। तो ऐसा एक्सेप्शनल केस है, बट जनरली सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है। चलो आओ, अब डेंसिटी के बेसिस पे हम कैसे ये समझ सकते हैं कि कोई चीज तैरेगी या डूबेगी। यहां से हमारा कंसेप्ट ऑफ फ्लोटेशन स्टार्ट होता है। आप सभी ने खाली प्लास्टिक की बोतल को पानी में छोड़ा तो वो पानी में तैरेगी या डूबेगी? अगर आपने एक लकड़ी के टुकड़े को पानी में छोड़ा तो वो हमेशा तैरेगा। अगर आइस को पानी में छोड़ा तो हमेशा, लेकिन अगर आपने मिट्टी या पत्थर को पानी में छोड़ा, अगेन पत्थर एक्सेप्शनल है इस दुनिया में, जैसे आपको पता होगा एक स्टोन है प्यूमिक स्टोन, वो पानी पे तैरता है, बोलो बेटा। लेकिन जनरली पत्थर जो है वो पानी में डूब जाते हैं। चलो हीरा, डायमंड एक पत्थर है, एक स्टोन है, पता है आपको। तो डायमंड को पानी में छोड़ोगे तो क्या होगा? डूब जाएगा। नॉर्मल पत्थर जो हमारे घरों में यूज होते हैं, ईट पानी में छोड़ोगे डूब जाएगी। मिट्टी, क्ले पानी में छोड़ोगे डूब जाएगी, क्योंकि उनकी डेंसिटी पानी से क्या है? ज्यादा। तो जिसकी डेंसिटी पानी से क्या होती है? ज्यादा, वो पानी में डूब जाता है, और जिसकी डेंसिटी पानी से क्या होती है? कम, वो पानी पे। ये डेंसिटी के बेसिस पे है। लोहे की डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है, कम होती है? ज्यादा, इसलिए लोहा पानी में डूब जाता है। बाबू लोहा पानी में डूब जाता है, लेकिन फिर भाई साहब जहाज कैसे तैर रहे हैं? यही तो खेल है, यही तो पढ़ना है इस चैप्टर में। और जहाज अकेला नहीं तैर रहा है, देखो क्या क्या लेके तैर रहा है। अरे बोलो बेटा, क्या क्या लेके तैर रहा है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि डेंसिटी के हिसाब से कोई चीज पानी पे तैरती या डूबती कब है, ये भी हम पढ़ रहे हैं। ऑल्दो इसे चेंज किया जा सकता है। क्या कह रहा है देखो, अगर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस पानी से कम है तो वो चीज पानी पे तैरेगी। अगर किसी की डेंसिटी पानी से क्या है? ज्यादा है, तो वो पानी में डूब जाएगा। और अगर उसकी डेंसिटी पानी के लगभग बराबर है, जो कि बहुत रेयर होता है, तो जहां छोड़ दोगे वो वहीं रहेगा। ऊपर छोड़ दोगे ऊपर, बीच में छोड़ दोगे बीच में, नीचे छोड़ के आओगे तो नीचे, उसको फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो वहीं रहेगा। बट क्या यह बात सही है, अगर एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी से कम है तो वो पानी पे तैरेगा? हाँ। लेकिन अगर किसी चीज की डेंसिटी पानी से क्या है? ज्यादा, तो वो जनरली डूबता है, लेकिन हम कुछ तिगड़मबाजी करके उसको तैरा भी सकते हैं, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। चलो, बर्फ को पानी में डुबा सकते हो? डुबाने का मतलब क्या होता है कि आप बर्फ को पानी पर छोड़ो और वो डूब जाए।
जबरदस्ती डुबाना नहीं होता है, वो तो फिर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो। क्या आप कुछ भी करके आइस को पानी में डुबा सकते हो? आंसर है नो, कभी भी नहीं कर सकते आप ऐसा, क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से कम है। जिसकी डेंसिटी पानी से कम है, आप दुनिया जहान की ताकत लगा लो, आप उन्हें डुबा। मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, जिसमें मैंने बहुत सारा नमक और चीनी डाल के बर्फ जमाई थी, उसकी वजह से बर्फ भारी हो गई थी और फिर वो डूब गई थी, बट वो पानी की बर्फ नहीं थी। तो अगर आइस है, वाटर की आइस है, तो वो पानी पे हमेशा तैरेगी। ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये पानी पे हमेशा तैरते हैं। आप दुनिया जहान की ताकत लगा लो, अगेन जबरदस्ती नहीं करनी, आप पानी में छोड़ोगे, मिक्स करोगे, वापस ऊपर आ जाएगा। मिट्टी, सैंड पानी में डूबेगी। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, जिसकी डेंसिटी पानी से कम है उसको तो आप डुबा नहीं सकते, लेकिन जिसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है वो डूबता है, आप चाहो तिगड़मबाजी करके उसे तैरा सकते हो। कैसे तैरा सकते हो ये हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। चलो आओ, और यहां आगे जाने से पहले एक टॉपिक आता है हमारे पास, क्या? रिलेटिव डेंसिटी। बहुत छोटा टॉपिक है, देखो क्या होता है, मैं समझाता हूं आपको। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? हम ज्यादातर चीजों को किसमें डुबाते या तैराते हैं? तो हमने सोचा क्यों ना ऐसा करें कि दुनिया में सबकी डेंसिटी को पानी के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट करके रख दें, और उसे क्या बोल दिया? रिलेटिव डेंसिटी। बहुत कम बच्चे जानते हैं बेटा, बहुत कम बच्चे जानते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी का एक और नाम भी है, और वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। बहुत कम बच्चों को पता है बात कि रिलेटिव डेंसिटी का एक और नाम भी होता है, और वो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऑल्दो 9th में ये वर्ड यूज करें, थोड़ा सा चांसेस कम है, बट यू नेवर नो, आपके स्कूल में क्या पता कर दें। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव का मतलब ऑब्वियस सी बात है विद रिस्पेक्ट टू। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी कि अगर मैं किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी, मान लो मैं निकालना चाहता हूं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, तो ऊपर क्या आएगा? डेंसिटी ऑफ सिल्वर, और नीचे आ जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर। हाँ, मुझे यहां पे आपको बताना चाहिए कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है वो क्या होती है। डेंसिटी ऑफ वाटर तो आपको याद ही कर लेनी चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ वाटर, प्योर वाटर की डेंसिटी क्या होती है भैया? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अगर आप इसे ग्राम और सेंटीमीटर में लिखना चाहते हो, या फिर 1 केजी पर लीटर, अगर आप इसे केजी पर लीटर में लिखना चाहते हो तो 1 केजी पर लीटर। पानी का 1 लीटर लोगे तो कितना किलो बनेगा? 1 किलो ही बनेगा। पानी की डेंसिटी 1 होती है, यानी 1 केजी। अगर मैं मान लो 1 लीटर की बोतल में पानी को भरता हूं तो वो कितना वजन दिखाएगा मुझे? लगभग 1 किलो ही दिखाएगा। ऐसे अगर मैं बात करूं मीटर क्यूब में, तो ये होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। कितना होता है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। आपको पानी की डेंसिटी याद रखनी है, क्यों? मैं आपको समझाता हूं। इधर देखो, पेपर में सवाल समझ लो, आ गया ये वाला। आपको बोलेंगे एक पैकेट है जो 400 ग्राम का है, कितने का है? और उसकी जो वॉल्यूम है वो है 500 सेंटीमीटर क्यूब। कितनी है? इसको इससे काटा तो आंसर आ गया 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पहले बोलेंगे डेंसिटी निकालो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम, निकाल दी। फिर बोलेंगे बताओ ये चीज पानी पे तैरेगी या डूबेगी। अब इसकी जो डेंसिटी आई है वो पानी से कम आई है, ज्यादा आई है? अगर मैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बात करूं तो पानी की डेंसिटी क्या है? 1 है, और इस पैकेट की डेंसिटी कितनी आई है? 0.8। तो ये पानी पे तैरेगा या डूब जाएगा? पानी में तैरेगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी पानी से कम आई है। अगर ये आंसर 1 से बड़ा आता ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये पानी में डूब जाता है। जल्दी से चलो, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1200 केजी, और इसकी जो वॉल्यूम है वो है 200 लीटर। जल्दी बताओ पानी में तैरेगा या डूबेगा? सबको बताना है, घर बैठे बच्चों को भी, आपको भी। जल्दी से आप लोग बस बोलना मत, कर लो। आप लोग लिख दो भैया कमेंट में कि भैया ये पानी में तैरेगा या डूबेगा, टाइम स्टैम्प के साथ। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि डेंसिटी निकालो और फिर बताओ ये पानी में तैरेगा या डूबेगा। अभी मैंने बस आपसे पूछा है तैरेगा या डूबेगा।
डन है। अब देखो कैसे किया होगा आपने, बहुत सिंपल है, मन में ही हो गया होगा ये तो। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है? मास बाय वॉल्यूम। मास कितना है इसका? 1200। वॉल्यूम कितनी है इसकी? इसको इससे काटा, आंसर कितना आ गया? 6 पर 6 क्या? 6 केजी पर लीटर, 6 केजी। लेकिन पानी की जो वॉल्यूम होती है केजी पर लीटर में वो तो 1 है, तो 1 केजी पर लीटर से ज्यादा आया कम आया? ज्यादा आया, तो ये पानी में तैरेगा या डूबेगा? तो ये पानी में डूब जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल आपको मिलेंगे कि पहले डेंसिटी निकालो और फिर बताओ ये पानी में तैरेगा या डूबेगा। अब रिलेटिव डेंसिटी में भी आप यही पता लगा रहे हो, बस फर्क ये है कि काम आसान हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यहां पे हम किसका रेशियो निकाल रहे हैं? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। मान लेते हैं सिल्वर की डेंसिटी दे रखी है और पानी की हमें याद हो गई है, तो दोनों को डिवाइड करके क्या मिलेगा मुझे? रिलेटिव डेंसिटी। क्या मिलेगा? एंड शायद अकल लगा सकते हो कि रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि ऊपर क्या है हमारे पास? डेंसिटी, और नीचे भी क्या है? डेंसिटी। तो यूनिट क्या हो गई? कैंसिल हो गई। रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालते हैं? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ। अब बताओ, मैथ्स का सवाल है, फिजिक्स का सवाल नहीं है। अगर किसी की रिलेटिव डेंसिटी 1 से बड़ी है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? अगर रिलेटिव डेंसिटी किसी की 1 से बड़ी है, जब कोई फ्रैक्शन 1 से बड़ा होता है तो उसका मतलब होता है उसका न्यूमिनेटर बड़ा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। तो अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से बड़ी है तो कौन ज्यादा बड़ा होगा? हाँ, तो इसका मतलब है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो है वो बड़ा होगा। किससे? डेंसिटी ऑफ वाटर से। डेंसिटी ऑफ वाटर से। और अगर वाटर की डेंसिटी से बड़ा हो गया तो वो तैरेगा या डूबेगा? डूबेगा। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा? सिंक कर जाएगा। तो अभी हम क्या कर रहे थे? अभी हम ये निकाल रहे थे कि भैया पहले उसकी डेंसिटी निकालो और फिर बताओ वो तैरेगा डूबेगा। बट एक और आसान तरीका भी है। अगर किताब में किसी की रिलेटिव डेंसिटी लिखी हुई है 1.1, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है वो 1.1 1 से बड़ा है छोटा है? 1.1 1 से बड़ा है छोटा है? तो वो ऑब्जेक्ट पानी में तैरेगा डूबेगा? डूब जाएगा। और अगर किसी की रिलेटिव डेंसिटी 1 से क्या आती है? छोटी। मैथ्स कहती है अगर कोई फ्रैक्शन 1 से छोटा है मतलब कौन बड़ा है? डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमिनेटर छोटा है, यानी कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कम है किससे? डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो ऑब्जेक्ट तैरेगा डूबेगा? और अब ऑब्जेक्ट तैर जाएगा। अब ऑब्जेक्ट तैर जाएगा। क्यों तैर जाएगा? क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस में सब्सटेंस की डेंसिटी कम है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो पानी पे तैरता है। तो अभी हम इतना जो लंबा चौड़ा कर रहे थे, अब देखो वो कितना आसान हो गया। मैं समझाता हूं। एक सब्सटेंस है x जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 0.7 है, तो बताओ वो तैरेगा या डूबेगा? तैरेगा, क्योंकि अगर उसकी रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम है तो वो फ्लोट करेगा। अब इतना आसान हो गया। अगर मैं बोलूं किसी की रिलेटिव डेंसिटी, एक सब्सटेंस है y जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 2.42 है, तो बताओ वो तैरेगा या डूबेगा? क्योंकि उसकी रिलेटिव डेंसिटी 1 से बड़ी है, तो सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर से क्या होगी? ज्यादा होगी, जिसकी वजह से वो डूब जाएगा। समझ गए क्या? मैं फिर बोल रहा हूं, अभी हम किसके बेसिस पे बात कर रहे हैं? डेंसिटी के बेसिस पे। क्या डेंसिटी के बेसिस पे तैरने डूबने की बात हो रही है ना? हाँ हो रही है, बट हम चाहें तो उसको बदल सकते हैं। समझ गए हो कैसे? पहले आओ एक चीज देखते हैं जिसमें हम अलग अलग डेंसिटी के फ्लूइड्स को एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं और कैसे कोई एक के ऊपर फ्लोट कर रहा है और एक सिंक कर रहा है। आओ पहले देखते हैं। ये हमारे पास एक कंपनी का शहद है, नाम नहीं बताने। ठीक है, अब सुनो, ये हमारे पास शहद है, हम इस कंटेनर के अंदर शहद डाल देंगे। देखो क्या बात है। पता नहीं क्यों शहद डालना बड़ा रोमांटिक सा होता है, इतना प्यार। ये बहुत छोटी। सुनो, क्या इसमें शहद है? क्या इसमें शहद है? अब मैं क्या करने वाला हूं, इसके अंदर डालने वाला हूं पानी। आपके हिसाब से कौन नीचे रह जाएगा? शहद नीचे रह जाएगा या पानी नीचे रह जाएगा? क्योंकि आप कह रहे हो कि किसकी डेंसिटी ज्यादा है? शहद की डेंसिटी ज्यादा है। हम इसमें अलग अलग लेवल बनाने वाले हैं आज। बेटा लेवल सबके निकलेंगे। जो फ्लोटेशन समझेगा। चलो अब मैं बड़े प्यार से इसके अंदर
मैंने बड़े प्यार से इसके अंदर पानी डाल दिया। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं कि पानी की इसके ऊपर एक लेयर आ गई। अरे हर बात ऐसा ऐसा ना बोला करो। दिख रही है? नो भी नहीं बोल। ठीक है, आपको इसके ऊपर एक लेयर दिख रही होगी पानी की। प्लीज बार बार यस सर नहीं बोलना है, वीडियो में अच्छा नहीं लगता है। ये नीचे हमारे पास हनी है, ऊपर हमारे पास पानी है। पानी की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। फिर हमारे पास यहाँ पे है सरसों का तेल। अब आप बताओ क्या होने वाला? क्योंकि सरसों का तेल जो होता है उसकी डेंसिटी पानी से भी कम होती है। तो यहाँ पे हम सरसों का तेल डाल देंगे बड़े आराम से। आराम से डालना इज इंपॉर्टेंट। तो क्या इस पे सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल ऊपर तैर है? yes, तो यहां पे 3 अलग अलग लोग हैं जिनकी अलग अलग डेंसिटी है। तो पहले नीचे, सबसे नीचे कौन है? हनी। उसके ऊपर कौन है? पानी। नीचे हनी है, ऊपर पानी है। अच्छा देखो, जब मैं डाल रहा हूं तो वो डूब रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, बट वो वापस से ऊपर आ रहा है क्योंकि देखो ड्यू टू डेंसिटी। तो क्या इन्होंने अपनी अपनी 3 अलग अलग लेयर बना दी? yes, तो ऐसा भी इंसान है इस दुनिया में, कहां गया वो इंसान जिसकी डेंसिटी इससे भी कम है, सरसों के तेल से, पर वो है ये। और ये है बेटा केरोसिन ऑयल। क्या है? केरोसिन ऑयल। मैं बड़े प्यार से ऐसे सस्ते वैसे नहीं, इसका ये तेल की कंपनी है नहीं, तो साइड क्लीनर के अंदर डाल के ला। चलो बेटा, इसके अंदर डालने वाले कौन सा ऑयल? केरोसिन। केरोसिन ऑयल डालना मतलब। अब इसको थोड़ा सा अगर आप समझ दो तो क्या देखो, केरोसिन ऑयल ने एक लेयर बना ली। यहाँ पे चारों ने अपनी अपनी एक क्या बना ली है? लेयर। इनमें से जो एक शैतान इंसान है ना, वो नीचे बैठा हुआ। क्यों वो शैतान है? कि वो पानी में घुल जाता है, वो पानी में घुल जाता है। हमने इसको बहुत आराम से इसलिए डाला ताकि ये लेयर्स डिस्टर्ब ना हो। तो अब आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत सरसों का तेल उसमें घुल गया। ठीक है भाई, तो अब यहां पे अगर एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। फिर से समराइज करें, अगर ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं वैसे, कि अगर रिलेटिव डेंसिटी एक से क्या हुई भाई किसी की कम, तो वो फ्लोट करेगा। और अगर रिलेटिव डेंसिटी एक से क्या हुई भाई ज्यादा, तो वो डूब जाएगा। ये एक समरी है इस टॉपिक की। ठीक है, लेकिन अब यहां से एक मजेदार टॉपिक स्टार्ट होता है कि भैया अभी तक आप कह रहे हो जिसकी डेंसिटी पानी से कम है वो तैरेगा, जिसकी ज्यादा है वो डूब जाएगा, बट हमने तो लोहा पानी पे तैरते हुए देखा है। अब यहां पे कंसेप्ट आता है किसका? बायोंसी का। और इस कंसेप्ट से आप सीख पाओगे कि जिसकी डेंसिटी पानी से कम है आप उसको भी पानी पे तैरा सकते हो। अब ये कैसे कर सकते हैं, उससे पहले आपको पढ़ना होगा बायोंट फोर्स या बायोंसी क्या होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड में जाता है तो वो फ्लूइड उस पे ऊपर की तरफ एक क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। उस फोर्स को बोलते हैं बायोंट फोर्स। जब आप पानी के अंदर जाते हो, स्विमिंग पूल में जाते हो, तो आपको हल्का महसूस होता है। क्यों? अभी आप पे अर्थ एक नीचे की तरफ क्या लगा रही है? फोर्स, जिसका नाम क्या है? mg यानी वेट। अरे बोलो। तो आपको भी भारी महसूस हो रहा है। लेकिन अगर आप किसी पूल में जाते हो या नदी में जाते हो या पॉन्ड में जाते हो, तो वहां पे पानी, ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ क्या लग रहा था? mg। लेकिन जैसे ये किसी फ्लूइड में गया, इस फ्लूइड पे इस पे ऊपर की तरफ क्या लगने लग गया भैया? ऊपर की तरफ क्या लगने लग गया? एक फोर्स, जिसका नाम क्या है? बायोंट फोर्स। जिसकी वजह से आपका mg यानी आपका वेट कैंसिल आउट हुआ और आपको हल्का महसूस हुआ। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट, छोटा बड़ा पतला मोटा, डेंसिटी इररिस्पेक्टिव, कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी पानी में जाता है, किसी भी फ्लूइड में जाता है, तो चाहे वो शहद हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो हवा ही क्यों ना हो, तो वो फ्लूइड उस पे ऊपर की तरफ क्या लगाता है? एक फोर्स, जिस फोर्स का नाम क्या है? बायोंट फोर्स। और उस टेंडेंसी को, क्षमता को बोलते हैं बायोंसी। अब इतना ही कॉमन सेंस सबको पता है, अगर बायोंट फोर्स ज्यादा हुई और वेट कम हुआ तो ऑब्जेक्ट पानी पे तैरेगा। यानी तैरने का एक और प्रिंसिपल भी है डेंसिटी के अलावा, और वो कौन है? बायोंट फोर्स। अगर किसी का क्या ज्यादा हुआ? बायोंट फोर्स, और क्या कम हुआ? तो वो तैरेगा। किसी का क्या ज्यादा हुआ? वेट, और क्या कम हुआ?
तो वो डूब जाएगा, ये भी हम पढ़ेंगे। बट क्या है बायोंसी? बायोंसी इज द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स ओवर द सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज इमर्ज्ड इन फ्लूइड। सॉरी, बायोंसी को हम क्या भी कहते हैं? अपवर्ड थ्रस्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहां लगता है? ऊपर की तरफ, और ये हमेशा सरफेस से क्या लगता है? परपेंडिकुलर, तो नाम आ गया थ्रस्ट। ऊपर की तरफ लगता है तो नाम आ गया अपवर्ड थ्रस्ट आ गया। क्या आ गया? क्या आ गया? अब तैरने और डूबने का एक प्रिंसिपल डेंसिटी था, एक बायोंट फोर्स भी है भैया। आओ समझें। पहला केस, अगर बायोंट फोर्स ज्यादा है किससे? वेट से। अगर बायोंट फोर्स ज्यादा है किससे? यानी ऊपर की फोर्स ज्यादा है किससे? नीचे की फोर्स से। तो ऑब्जेक्ट तैरेगा या डूबेगा? तैरेगा। अभी हम आपको पढ़ाएंगे बायोंट फोर्स कैसे चेंज कर सकते हैं। और अगर बायोंट फोर्स कम है और आपका वेट ज्यादा है तो आप तैरोगे या डूब जाओगे? आप डूब जाओगे। यानी कि अगर मुझे आपको तैराना है तो मुझे आपके वेट से ज्यादा आप पे क्या लगानी है? बायोंट फोर्स। तो अगर मैं ये सीख जाऊं कि बायोंट फोर्स को बढ़ाते कैसे हैं, तो मैं उन चीजों को भी तैरा सकता हूं जो पानी में डूबती हैं। जैसे लोहा डेंसिटी वाइज पानी में डूब जाता है, पर अगर मैं ये सीख जाऊं कि बायोंट फोर्स कैसे बढ़ाते हैं, तो मैं उसकी बायोंट फोर्स को उसके वेट से ज्यादा कर दूंगा और मैं लोहे को भी तैरा पाऊंगा। बोलो बेटा। और ये कमाल का काम किसने किया? आर्किमिडीज जी ने। मैं कह रहा हूं आप जरा बात को समझो। एक पॉडकास्ट देख रहा था मैं उस दिन, किसी इंसान का, मुझे नाम याद नहीं, मुझे किसी ने रिकमेंड किया देखने के लिए। बड़ा गहरा पॉडकास्ट था। उस पॉडकास्ट में एक लाइन थी, वो क्या थी कि मैं उन लोगों को क्यों गुरु मानूं जो ये कह रहे हैं कि बेटा मां बाप की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि करनी है। ये कोई नई बात थोड़ी बता रहे हो कि मां बाप की क्या करो, ये तो कॉमन सेंस है कि सबको करनी है कि बेटा सुबह उठ के भगवान की पूजा करो। अरे ये तो सबको पता ही है करना है, तो मैं उन्हें क्यों गुरु मानूं? मैं तो उन्हें गुरु मानूंगा जिन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स ढूंढ दी, जिन्होंने डूबती हुई चीजों को पानी में तैराना सिखा दिया, जिन्होंने हमें ऐसे लॉज दिए जिसकी वजह से हम चांद पे पहुंच पाए, जिन्होंने बिजली दी हमें। मैं तो उन्हें गुरु मानूंगा ना। मतलब देखो, आप किस टेंजेंट पे जाके सोचते हो उसको वो अलग बात है, बट बात तो सोचने वाली है कि मैं उसे क्यों गुरु मान रहा हूं जो मुझे कह रहा है कि बेटा किसकी रिस्पेक्ट करो? मां बाप की। वो तो मुझे पता ही था करनी है, बस मैं कर नहीं रहा था। बात को समझो। और चलो ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर उन्हें भी मानना है तो इनको तो और बड़ा दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा इन लोगों के नाम के पीछे जी लगाना चाहिए, विद रिस्पेक्ट, क्योंकि महान लोग हैं। तो आर्किमिडीज जी ने उन चीजों को भी तैराना सिखा दिया जो पानी में डूबती थी। कमाल के इंसान। पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। तो इस पूरे अंग्रेजी के कॉलम में ये लिखा हुआ है कि अगर बायोंट फोर्स किससे ज्यादा हो गई? वेट से, तो आप तैर जाओगे, और अगर कम हो गई तो आप डूब भी सकते हो। सही है क्या? अब बायोंट फोर्स को कैसे बदल सकते हैं? तो पहला है, आप ऑब्जेक्ट का जो सरफेस एरिया है, जो वॉल्यूम है, वो बढ़ा दो। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इस फोन को पानी में, पहली बात तो फोन पानी पे नहीं तैरेगा, पर अगर लेटर सपोज मुझे तैराना है, तो सबसे कम चांसेस तैरने कब है? जब मैं फोन को ऐसे डालूंगा। ऐसे डालूंगा तो लीस्ट चांसेस है कि ये पानी पे तैरे। लेकिन ऐसे डालने पे फिर भी मुझे लग सकता है कि ये तैर जाए। क्यों? क्योंकि मैंने इसको जब पानी में ऐसे डाला तो इसका क्या ज्यादा है? सरफेस एरिया। क्या ज्यादा है? और सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इस पे क्या ज्यादा लगेगी? बायोंट फोर्स। क्या ज्यादा लगेगी? यानी अगर मेरे पास एक लोहे की बॉल है, अगर मैं उसे पानी में छोड़ दूं, श्योर शॉट वो पानी में डूबेगी। लेकिन अगर हथौड़े मार मार के चपटा करके थोड़ा सा टेढ़ा करके एक रफ सी बोट बना दूं, तो वो पानी पे तैर सकती है, क्योंकि मैंने उसकी क्या बढ़ा दी? सरफेस एरिया, उसके ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम बढ़ा दी, सरफेस एरिया बढ़ा दिया। तो क्या ज्यादा लग रही है उसके ऊपर? बायोंट फोर्स। क्या ज्यादा लग रहा है? और सेकेंड क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। जिस फ्लूइड में तैरा रहे हो उसकी डेंसिटी बढ़ा दो। क्या आपको सबको पता है समुद्र के पानी में तैरना आसान है? क्योंकि समुद्र के पानी में बहुत सारा नमक होता है, और बहुत सारा नमक होने की वजह से डेंसिटी फ्लूइड की और अगर फ्लूइड की डेंसिटी बढ़ेगी तो वहां पे ज्यादा क्या लगाएगा? बायोंट फोर्स। आपके तैरने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
यानी कि अगर आपको बायोन फोर्स बढ़ानी है तो या तो आप उस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया बढ़ा दो जिसको आपको तैराना है, या फिर जिसमें तैरना चाहते हो, जिस फ्लूइड में तैरना चाहते हो उसकी क्या बढ़ा दो, डेंसिटी। दो चीजें देखेंगे यहां पे हम। पहला, मैं एक ऑब्जेक्ट को पानी में डालूंगा वो डूब जाएगा, लेकिन फिर उसमें बहुत सारा क्या डालेंगे हम, नमक, तो वो तैरने लग जाएगा, बिकॉज नमक पानी की क्या बढ़ा देगा, डेंसिटी। सेकेंड, हम क्ले को पानी में डालेंगे, क्ले पानी में डूब जाएगी, फिर हम क्ले का क्या बढ़ा देंगे, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या बढ़ जाएगा, बायोन फोर्स, वो फिर पानी में। यानी बायोन फोर्स उन चीजों को भी तैरा, क्ले पानी में तैरती है, डूबती है, डूबनी चाहिए बिकॉज उसकी डेंसिटी पानी से, लेकिन अगर हम क्या बढ़ा दें, सरफेस एरिया, तो वो तैर भी सकती है। डन है। आओ, आपके हिसाब से क्ले पानी पे तैरती है, डूब जाती है? हमने ये क्ले ले लिया और क्ले का हमने क्या बना दिया, गोला। ये काफी भारी है क्ले तो यार, अब अगर तुम पानी में छोड़ देंगे तो पानी में डूब जाएगी। बोलो, बहुत ही बढ़िया बोर्ड बनाई है बच्चों इसने, ताली मारो। ये बोर्ड भी है और हमारी वो गुजिया भी है। बच्चे ये कह रहे हैं कि ये तैरेगा, हाथ खड़ा करो। कितने बच्चे कह रहे हैं नहीं, भी डूब ही जाएगा सर ये? बोट लग रही है वैसे। आज हम आगे कुछ पढ़ाएंगे ना, आज तो उसको तैरा के रहेंगे हम। अरे बड़ी लूल सी। हाँ, तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब एक्चुअली में क्या ही है, सरफेस एरिया ही है। क्या ही है? हाँ, तो हमने क्ले का सरफेस एरिया बढ़ाया तो उस पर बायोन फोर्स ज्यादा लग गई, जिसकी वजह से वो तैरने के चांसेस उसके बढ़ गए। अच्छा, जब उस बच्चे ने बोट बनाई तो वो क्यों नहीं तैरी? एक्चुअली वो तैरी, लेकिन उसने साइड से उसको कर्व नहीं किया, जिसकी वजह से अंदर क्या घुस गया, पानी घुस गया, तो फिर वो डूब गई, बहुत भारी हो गई। और ऐसे ही हमारे दिवाली के दियों के साथ भी होता है। अगर आप दियों को बहुत आराम से पानी पे छोड़ोगे, हो सकता है वो तैर जाए, और कुछ दिए पानी में डूब भी सकते हैं, बिकॉज उनकी बनावट ऐसे कि उनके अंदर क्या घुस जाता है, कभी कभार पानी घुस जाता है, बिकॉज वो यूनिफॉर्म नहीं होते। लेकिन हाँ, आप दियों में तेल डाल के उनको नहीं तैरा सकते, तेल डालने के बाद वो बहुत भारी होते हैं, उसके लिए फिर अलग फ्लोटिंग दिए आते हैं, फ्लोटिंग दिए, व्हाइट व्हाइट एल्यूमिनियम ऊपर तरफ। तो हाँ ठीक, चलिए अब मैं यहां पे आगे बढ़ने, इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। इंसान जनरली अगर पानी में छोड़ दिया जाए तो डूब जाता है। वैसे आपको पता है, एक थ्योरी है, अगर आप एकदम रिलैक्स हो जाओ तो आप पानी पे तैरोगे, बट इंसान नहीं हो पाता है, पैनिक होता है, तो इंसान डूब जाए। मान लो मुझे पानी पे तैरना है तो मुझे स्विमिंग सीखनी पड़ेगी ना। क्या मैं इन दोनों चीजों को बढ़ा के अपने आप को तैरा नहीं सकता? यस सर। अबे लल्लुआ, एक बार बताओ, ये कह रहा है, ये भाई साहब, यहाँ पे एक बच्चा बैठा है, बड़ा होशियार बच्चा हमारे बैच का, हम इसको बैच का दुबराठी भी कहते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ बेटा कि अगर आपको पानी पे तैरना है तो आप कह रहे हो कि ये कर दो, मतलब मेरे को चपटा कर दो, मतलब मेरे ऊपर रोलर चला दो, रोलर, और मेरे को चपटा कर दो, मेरा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और मैं पानी में तैरने लग जाऊंगा। या फिर आप कह रहे हो कि नीचे वाला कर दो, जिस समुद्र में मुझे, जिस पूल में मुझे तैरना है ना, वहां पे ट्रक भर के नमक डाल दो। कर तो क्या इतना हूं, ध्रुव राठी तो कुछ भी कर सकता है, आप कुछ भी कर सकते हो बेटा, क्यों नहीं कर सकते? पर आप मुझे बताओ, एक्सेप्शनल केसेस आर देयर, ये भाई साहब कर सकते हैं। आप बताओ, क्या आप चपटा कर सकते हो अपने आप को? नहीं। क्या आप उस स्विमिंग पूल में ट्रक भर के नमक डालना चाहो, और अगर चलो डाल भी दोगे तो क्या आप उसमें लंबे समय तक तैरना चाहोगे? नहीं। ऑस्मोसिस की वजह से आपकी बॉडी से बहुत सारा पानी का लॉस हो जाएगा, वो आपके लिए सेहतमंद नहीं होगा, बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं होगा। शायद आपको नहीं पता है, जो एथलीट्स होते हैं जब उनको अपनी बॉडी का वजन कम करना होता है, वो बहुत सारे नमक वाले पानी में अपने आप को डुबा लेते हैं, ताकि उनका बॉडी का पानी का लॉस हो, थोड़ा सा वजन, टेम्परेरी वजन कम हो जाए। तो ऐसा करते हैं लोग, बट ये बहुत रिस्की हो सकता है कभी कभार, तो लंबे समय तक बहुत सारे नमक वाले पानी में रहना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये अच्छा तरीका नहीं है। तो भैया एक और तरीका है, क्या बढ़ाने का? बायोन फोर्स बढ़ाने का। क्या बढ़ाने का? उसके लिए कौन आते हैं? आर्किमिडीज जी। आर्किमिडीज जी ने बायोन फोर्स को बढ़ाने का एक और तरीका बताया। बड़े ही महान इंसान, बड़ी फेमस कहानी है इनके ऊपर कि मुकुट चोरी हो गया, सुनी होगी आप सबने, मुकुट चोरी हो गया था।
फिर मिल गया था, उनको लग रहा था नकली था, पानी में डुबाया, नहा रहे थे ये, बिना कपड़े पहने भागते भागते गए राजा के दरबार में और बोला यूरेका, मतलब कि मैंने ढूंढ लिया। उस दिन समझ में आया इनको कि कोई चीजें पानी में डूबती और तैरती क्यों हैं। और तब जाके इन्होंने बहुत दिनों बाद एक प्रिंसिपल दिया जिसका नाम पड़ा आर्किमिडीज। और मैं ये कहता हूं अगर आर्किमिडीज प्रिंसिपल ना होता तो शायद बोट्स या शिप्स ना होती, या अगर होते भी तो लेट आती। और आप सबको पता है बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया कैसे डिस्कवर हुई, शिप्स और बोट्स के माध्यम से। तो बड़े, अगर आप ऐसे हिस्टोरिकली देखो तो कितनी इंपॉर्टेंस है इन लोगों की हमारे जीवन में। इन्होंने बोला अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में पूरा या फिर आधा जाता है, कंप्लीटली इमर्स हो जाए या फिर इनकंप्लीटली पार्शियली इमर्स हो, तो वो कितना फ्लूइड को डिस्प्लेस कर, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में जाता है तो वो क्या डिस्प्लेस करता है, फ्लूइड को डिस्प्लेस करता है। अगर आप कंटेनर को, पानी के कंटेनर को टॉप तक भर के उसमें एक बॉल डालो तो पानी बाहर आएगा ना, बिकॉज हर एक ऑब्जेक्ट जब किसी फ्लूइड में जाता है तो वो फ्लूइड को क्या करता है, डिस्प्लेस। तो इन्होंने क्या कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप एक फ्लूइड में पूरी तरीके से या पार्शली डुबाते हो तो जो उस फ्लूइड पे क्या लग रही होती है, बायोन्ट फोर्स लग रही होती है। क्या लग रही होती है, वो बराबर होती है वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के, किसके, वेट। यानी कि जितना ज्यादा वेट ऑफ फ्लूइड, जितना ज्यादा फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट पानी में जाके, मैं पानी बोल रहा हूं लेकिन ये लागू हर एक फ्लूइड के लिए। अगर मान लो ये पानी में गया ऐसे, तो ये बहुत कम पानी फ्लूइड करेगा बिकॉज ये स्ट्रीमलाइंड है। पर अगर ये ऐसे गया तो ज्यादा करेगा, और अगर ऐसे जाने पे ज्यादा पानी को डिस्प्लेस करेगा, ज्यादा फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा, ज्यादा वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस होगा तो क्या बढ़ जाएगी, और बायोन्ट फोर्स बढ़ जाएगी तो उसके तैरने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो जो जहाज होते हैं, शिप होती है, उनकी शेप को नीचे से ऐसे बनाया जाता है कि जब वो पानी में उतरे, आपको पता भी नहीं है, शायद ये पता ही होगा कि ये पानी में बहुत अंदर है, ये शिप अंदर से इतनी होगी पानी में, नीचे से नोकीली होती है, और जैसी पानी में उतरती है लार्ज अमाउंट में पानी को क्या करती है, डिस्प्लेस। जितना ज्यादा पानी को डिस्प्लेस करेगी उतनी ज्यादा इस पे क्या लगेगी, बायोन्ट फोर्स, और इसका तैरना आसान हो जाएगा, क्योंकि आर्किमिडीज जी ने कहा है जितना ज्यादा फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उतनी ज्यादा क्या लगेगी, बायोन्ट फोर्स। तो अगर आपको पानी में तैरना है तो पानी में जाना होगा ऐसे कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी क्या करो, डिस्प्लेस। अब आप अगर आप ऐसे ऐसे करके पैर मारोगे, पानी को डिस्प्लेस करोगे, तो आपके पानी पे तैरने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा, तैरना एक और चीज पे डिपेंड करता है, वो न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज। लेकिन क्या किसी भी तरीके से पैर मार के आप तैर जाओगे, नहीं, एक टेक्निक है कि ज्यादा से ज्यादा क्या भी डिस्प्लेस करना है पानी, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप पे क्या लगे, बायोन्ट फोर्स लगे। अब आर्किमिडीज जी के प्रिंसिपल से बहुत कुछ हमारे पास आया, जैसे कि कौन, सबमरीन्स। सबमरीन्स और शिप्स में फर्क क्या है, शिप्स हमेशा पानी के ऊपर रह सकते हैं, नीचे नहीं जा सकती, लेकिन सबमरीन ऊपर नीचे कहीं भी जा सकती हैं, क्योंकि सबमरीन में एक टैंक होता है जिसको क्या बोलते हैं, बायोन टैंक। क्या बोलते हैं, अब ये जो बायोन्सी टैंक होता है, बायोन टैंक होता है, जब सबमरीन को नीचे जाना होता है तो ये अपने अंदर क्या भर लेता है, पानी, भारी हो जाता है, डूबता है। और जब इसको तैरना होता है तो ये इस टैंक से क्या करता है, पानी को डिस्प्लेस कर देता है। 10 मिनट में मैम, 10 मिनट में। अगर मेरे पास एक सबमरीन है तो उसके साइड में, मान लो ये सबमरीन है, और सबमरीन के साइड में ये क्या है, हमारे पास बायोन टैंक है। क्या है, तो इस बायोन टैंक के अंदर क्या भर जाएगा, पानी। तो ये भारी हो जाएगी, और भारी हो जाएगी तो ये, अच्छा यहां पे जाके रोकना है, तो फिर ये काम ऐसा नहीं है कोई इंसान मग्गे से कर रहा है, ऑब्वियस बात है, सब कंप्यूटराइज्ड है, हमें इतनी गहराई पे जाना है तो वो सब कैलकुलेशन है। वो कहते हैं हमें भैया इतने गहराई पे जाना है, मान लो हमें 200 मीटर नीचे जाना है, 200 मीटर का बटन दबा दिया तो वो अपने आप ही उतना पानी भरेगा कि 200 मीटर पे जाएगा। सब नेविगेशन सिस्टम लगे हुए, ऊपर आना है तो इसी बायोन टैंक से पानी डिस्प्लेस करेंगे, पानी डिस्प्लेस करेंगे, हल्का हो जाएगा, बायोन फोर्स वेट से ज्यादा हो जाएगी और ये पानी में ऊपर आने लग जाएगा। समझ गए क्या, आगे पीछे जाना तो आपको पता ही है, उसमें प्रोपेलर्स लगे हुए जो पानी को धक्का मारेंगे पीछे, एवरी एक्शन हैज।
इसके बाद हॉट एयर बैलून्स। अब हॉट एयर बैलून्स कैसे हवा में ऊपर जाते हैं, चाहे वो दिवाली वाले हों, चाहे वो इंसानों को ले जाने वाले हों, उसमें क्या होता है नीचे आग। आग हवा को गर्म करती है, गर्म हवा डिस्प्लेस होती है। जितनी ज्यादा हवा डिस्प्लेस होगी उतना ज्यादा क्या लगेगा, बायोंट फोर्स, बैलून ऊपर जाएगा। शिप्स तो मैंने आपको समझा ही दिया। पैराशूट्स, पैराशूट्स का सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा हवा को क्या करते हैं, डिस्प्लेस, ज्यादा से ज्यादा क्या लगती है, बायोंट फोर्स। तो ये हमारा कौन सा प्रिंसिपल हुआ भाई, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हुआ। क्या हुआ, हाँ। अब हम YouTube पे अगला एक लेक्चर डालने वाले हैं जिसमें हम लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन के मिक्स क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है जी। तो उस लेक्चर में हम ज्यादा सवाल ग्रेविटेशन के डालेंगे, बिकॉज लॉज ऑफ मोशन आप में से बहुतों के मिड टर्म में आ चुका है, तो इसलिए उससे पहले हम लोग ग्रेविटेशन के सारे इंपॉर्टेंट सवालों को उसमें डाल देंगे। लेकिन तब तक आपको ये पूरा चैप्टर ढंग से पढ़ के रखना है। ये पीपीटी आपको तो ग्रुप पे मिल जाएगी, आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और ध्यान रहे हर एक टॉपिक को ढंग से पढ़ के रखना है, ताकि जब क्वेश्चन आंसर्स करें तो अच्छा, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के जो मतलब जो सवाल हैं बड़े आसान होते हैं, बस क्या मुश्किल होती है, कैलकुलेशन। तो जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो कुछ दो चार बातें बताऊंगा, ताकि आप ये भी सीख जाओ कि कैलकुलेशन कैसे आसान की जा सकती है। ऑल्दो बेसिक बेसिक कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। डन है, चलिए ओके।